हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बाइट बिल्डर्स। आज हम अपनी पाइथन सीरीज का 13 लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं। जैसे इफ स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है वो देखेंगे। इंडेंटेशन क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेंटेशन देखेंगे। एल्स इफ स्टेटमेंट देखेंगे। तो बेसिकली हम आज डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स देखेंगे, टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिसीजन कंट्रोल क्या होते हैं वो पहले जानते हैं। तो डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट इन पाइथन आर दोज स्टेटमेंट विच डिसाइड एग्जीक्यूशन फ्लो ऑफ आवर प्रोग्राम। मतलब डिसीजन स्टेटमेंट्स वो होते हैं जो हमारे किसी भी एक स्टेटमेंट को, डिसीजन कंट्रोल क्या होता है, जो किसी हमारा जो स्टेटमेंट होता है वो कब एग्जीक्यूट होगा हमारे प्रोग्राम में, उसको हम डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है। इन अदर्स वर्ड दे अलाउ अस टू डिसाइड वेदर अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अवर प्रोग्राम शुड रन और नॉट बेस्ड अपॉन सर्टेन कंडीशन। मतलब कि जो हमारा पर्टिकुलर पार्ट है वो एक सर्टेन कंडीशन पे ही रन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं एग्जांपल दूं, हमें ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, ऐसे लोग चाहिए जिनकी एज अबव 18 हो। सपोज मैंने एक प्रोग्राम दिया है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड यूजर से इनपुट लेना है और उसमें ये बताना है जिसकी भी एज क्या बोलते हैं अबव 18 हो तो उसको मतलब ट्रू रिटर्न कर दो और अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर दो। ठीक है। तो ऐसे डिसीजन मेकिंग जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो उसमें क्या होते हैं, द फोर डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट इन पाइथन आर लाइक इफ, एल्स इफ, एलिफ, एल्स और नेस्टेड इफ। ठीक है। तो ये चार होते हैं, ये चार डिसीजन कंट्रोल होते हैं। ठीक है। तो हम देखते हैं द इफ स्टेटमेंट। द इफ स्टेटमेंट इन पाइथन इज सिमिलर टू अदर लैंग्वेज लाइक जावा, सी, सी प्लस प्लस एक्सेट्रा। अगर आप किसी ने पढ़ी होगी जावा या सी प्लस प्लस तो उसमें देखा होगा इफ स्टेटमेंट। तो वैसे ही इफ स्टेटमेंट पाइथन में भी होती है। टेंशन मत लीजिए, इसे नहीं भी पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं है, हम देखते हैं इसमें कैसे पाइथन में होती है। ठीक है। तो इफ स्टेटमेंट कैसे होती है, इट इज यूज टू डिसाइड वेदर सर्टेन स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट और नॉट। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हम किसको बोल रहे हैं, जैसे मैं एग्जांपल बताऊं। फॉर एग्जांपल यहां मैंने सपोज लिखा है प्रिंट हाय। ठीक है। और यहां जैसे मैंने सपोज लिखा है एज इज अबव 18। मैं बोल रहा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये प्रिंट तभी चले जब किसी यूजर की एज 18 से ऊपर हो। सपोज मैंने यूजर से एक इनपुट ले लिया। सपोज मैंने यूजर से एक इनपुट ले लिया। अपने को पता है इनपुट कैसे लेते हैं, मैं अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा है। मैंने ऐसे ले लिया, एंटर योर एज। ठीक है। ये मैंने ऐसे ले लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये प्रिंट उन्हीं लोगों के मतलब उन्हीं लोगों को शो हो जिनकी क्या बोलते हैं एज जो है वो 18 से ऊपर हो या 18 हो, 18 या 18 से ऊपर हो। ठीक है। तो मैं उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख दूंगा इफ, मैं एक कंडीशन लगा दिया, यहाँ पास क्या लगा दिया, मैंने एक कंडीशन लगा दिया कि एज क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए। किसकी एज, यूजर जो दे दिया है उसकी एज क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 18, ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए। तो ये जो हमारा होता है क्या, ये जो हमारा होता है, ये पार्ट हमारा क्या कहलाता है, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है। डीसीएस। ठीक है। तो डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट ये हमारा कह रहा था कि हमने यहाँ पास एक वो लगा दिया है, क्या बोलते हैं, डिसीजन लगा दिया है, डिसीजन ले रहे हैं कि जब ये वाला जो प्रिंट है हमारा, ये वाला स्टेटमेंट जो है ये तभी प्रिंट हो जब ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ये नीचे वाला प्रिंट चलेगा, अदरवाइज ये प्रिंट नहीं प्रिंट होगा। ठीक है। तो ये हमारा डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट होता है। ठीक है। तो इफ तो जैसे हमने देखा, इफ अ सर्टेन कंडीशन इज ट्रू देन अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज नॉट। तो ठीक है। जब भी वो इफ कंडीशन ट्रू होगी, कौन सी इफ कंडीशन जो हमने यहाँ पास देखी थी, ये जब भी हमारी ये वाली इफ कंडीशन ट्रू होगी, ये वाली, तब तक क्या बोलते हैं हमारा, तब तक हमारा ये प्रिंट होगा। अदरवाइज ये कंडीशन फॉल्स होती है अगर, तो ये प्रिंट भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है। तो इफ स्टेटमेंट इसलिए काम आता है।
फिर सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स होता है इफ, ये इफ है, ठीक है। इफ के बाद क्या बोलते हैं हम, जो भी हमें क्या बोलते हैं, कंडीशन ट्रू होने पे, इस कंडीशन ट्रू होने पे, कौन सी कंडीशन, ये वाली, जब भी हमारी कंडीशन ट्रू होने पे हम कुछ काम करवाना चाहते हैं, जो भी हमारे स्टेटमेंट होंगे तो वो हम यहाँ पास लिखते हैं, ठीक है। जब भी हमारे ये स्टेटमेंट तब चलेंगे, ये हमारे तब चलेंगे जब भी हमारा ये वाला क्या बोलते हैं, इफ ट्रू होगा, ठीक है। आगे देखते हैं सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। ये हमारा सिंटेक्स समझ में आ गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पाइथन डज नॉट यूज करली ब्रेसेस। ये क्या होते हैं, करली ब्रेसेस होते हैं, ठीक है। जो हमारे ये ऐसे टाइप के ब्रेसेस होते हैं इसको हम करली ब्रेसेस बोलते हैं। तो पाइथन पाइथन डज नॉट यूज करली ब्रेसेस टू डिफाइन द बॉडी ऑफ अ कोड ब्लॉक, रेदर इट यूज इंडेंटेशन, ठीक है। तो जैसे अदर लैंग्वेज अगर किसी ने पढ़ी होगी तो उसमें हम कैसे लिखते हैं, हम उसमें ऐसे लिखते हैं, देखो। अगर मैं अदर लैंग्वेज की बात करूँ तो उसमें हम ऐसे लिखते हैं, हम लिखते हैं इफ, फिर यहाँ पास जो भी हमारी कंडीशन होती है, एंड देन हम इसको ऐसे करली ब्रेसेस लिखते हैं, ठीक है। क्या बताता है कि ये करली ब्रेसेस ये बताता है कि इसके, ये जो इफ कंडीशन है उसके अंदर का ये ब्लॉक है, ये करली ब्रेसेस क्या बता रहा है, ये एक ब्लॉक बता रहा है कि यहाँ जो भी लिखोगे वो इफ कंडीशन पे, यहाँ जो भी लिखोगे, सपोज मैंने लिख दिया प्रिंट, हाँ लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, ये करली ब्रेसेस, ये प्रिंट कब होगा, ये प्रिंट तभी चलेगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर मैं यहाँ पास प्रिंट लिखता हूँ, सॉरी, अगर मैं यहाँ पास प्रिंट लिखा, ठीक है, मैंने यहाँ क्या लिख दिया, हेलो। तो ये क्या है, ये ब्लॉक स्टेटमेंट के बाहर है, तो ये प्रिंट हरदम प्रिंट होगा, ठीक है। बट ये जो हाई वाला प्रिंट है वो तभी प्रिंट होगा जब हमारा ये ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा, ठीक है। तो ये होता है ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। तो पाइथन डज नॉट सपोर्ट करली ब्रेसेस। अब क्या बोल रहा है, पाइथन करली ब्रेसेस सपोर्ट नहीं करता है, मतलब ये अदर लैंग्वेज में अपन ऐसे लिखते हैं, ठीक है। लेकिन ये पाइथन क्या होता है, ये पाइथन सपोर्ट नहीं करता है, ये वाला सपोर्ट नहीं करता, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो पाइथन क्या सपोर्ट करता है, रेदर इट यूज इंडेंटेशन, इंडेंटेशन देखता है वो। अब इंडेंटेशन क्या होता है, अ कोड ब्लॉक स्टार्ट विद इंडेंटेशन एंड एंड विद द फर्स्ट लाइन एंड इंडेंट लाइन, मतलब जो हमारा वो ब्लॉक ऑफ कोड होता है, करली ब्रेसेस की जगह जो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड होता है वो कैसे यूज होता है, वो स्टार्ट होता है किससे, इंडेंटेशन से स्टार्ट होता है। तो इंडेंटेशन किसे होता है, जैसे मैंने लिखा सपोज, मैं इसको क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं इसकी बात करूं, तो कैसे, जैसे मैं लिखा इफ, यहाँ कोई सी कंडीशन होगी, कंडीशन होगी, ठीक है। मैंने यहाँ लगाया एक कोलन एंड देन एंटर कर दिया, ठीक है। यहाँ एंटर किया, एंटर करने के बाद एक टैब दे दिया, तो जो ये हमारा होता है ये हमारा इंडेंटेशन होता है। ये टैब जो हमारा होता है वो एक इंडेंटेशन होता है। इंडेंटेशन, अब जब भी यहाँ मैं लिखूंगा प्रिंट लिखा, सपोज मैं लिखा हाय, और उसके बाद मैं चाहता हूँ यहाँ ये मेरा हो गया प्रिंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये जो मेरा हो गया, ये एक मेरा ये ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आ गया, ये मेरा इंडेंटेशन है, और ये मेरा अनइंडेंट है, ये मेरा अनइंडेंट है, क्यों, क्योंकि ये एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हुआ है और ये मेरा इंडेंटेशन के अंदर है। तो जब भी हम क्या बोलते हैं एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे, तो कोलन के बाद हम एक एंटर करेंगे और एंटर के बाद हम एक टैब देंगे, ठीक है। बेसिकली अगर आप वीएस कोड की बात करें, अगर आप वीएस कोड यूज कर रहे हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली आपको टैब देने की जरूरत नहीं है, उसमें ऑटोमेटिकली अगर पाइथन में कोड लिख रहे हैं तो वो आपको इंडेंट करके देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ वीएस कोड की बात करूँ, सपोज मैंने यहाँ एक नई फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। सपोज मैंने ये जो बना लिया है, मैंने यहाँ लिखा, मैंने क्या लिखा, एज इज इक्वल में इनपुट,
एंटर योर एज। ठीक है, मैं यहाँ लिखा इफ लिखा, मैंने कंडीशन लिख दी एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर 18 हो, मैंने कॉलन दिया और उसके बाद यहाँ जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, ये देखो इसने क्या किया, इसने इतना एक गैप छोड़ दिया। ठीक है, इसने एक इंडेंट दे दिया। ये क्या दे दिया, इंडेंट दे दिया। अभी मैं यहाँ से जो भी लिखूंगा, सपोज मैं लिखा प्रिंट, मैंने क्या लिखा, एज इज अबव 18, अबव, और ठीक है, और यहाँ मैंने एक और प्रिंट लगा दिया, एज इज एज इज नॉट इक्वल और अबव 18। ठीक है, ये मैं लगा दिया। अब जैसे, अब ये क्या होगा, ये कैसे करेगा, पाइथन कैसे रीड करेगा, पहले वो इनपुट लेगा, ये तो अपने को पता है, इनपुट लेगा। अब वो यहाँ कंपेयर करेगा, ये कंपेयर करेगा किसको, एज से किसको कंपेयर करेगा, 18 को। अब अपने को पता है ये हमारा वो स्ट्रिंग टाइप का है, और यहाँ हम कंपेयर इंट से कर रहे हैं। अपन काम करते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, हमने यहाँ इंट कर ही लिया, तो ये इंट इंट कंपेरिजन हो गया। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट तभी चलेगा जब ये हमारा डिसीजन, ये जो हमारा इफ लिखा है, ये हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। अदरवाइज हरदम ये चलेगा। जब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने इसको रन किया, जैसे ही रन हुआ, ये हमारा पूछने लगा एंटर योर एज। सपोज मैंने दिया 17। ठीक है, मैंने एंटर किया एज इज नॉट इक्वल और अबव 18। ठीक है, अगेन मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ मैंने दिया 18। जैसे 18 दिया, तो भी क्या बोल रहा है, एज इज अबव 18। और ये वाली जो स्टेटमेंट, ये हरदम चलेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये किसी कंडीशन के थ्रू नहीं लगी, ये हरदम चलेगी। इसलिए यहाँ पर ये बोल रहा है एज इज नॉट इक्वल और अबव 18। ठीक है, और यहाँ लिखा है एज इज अबव 18, मतलब यहाँ गया है। ठीक है, ये वाला प्रिंट हुआ है। फर्स्ट बार में ये वाला प्रिंट नहीं हुआ था, मतलब कौन सा, ये वाला 80 अबव वाला। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये डिसीजन के ऊपर डिपेंडेंट प्रिंट है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। द अमाउंट ऑफ इंटेंट इज अप टू द प्रोग्रामर बट ही एंड सी मस्ट बी कंसिस्ट थ्रू आउट द ब्लॉक। मतलब वही कि ये हम अपने ऊपर है कि कितना अपन देना चाहते हैं, अपन उसको इतना भी दे सकते हैं ये। ठीक है, ये फिर ये इंडेंट यहीं तक चलेगा, ये भी चलेगा प्रोग्राम। जैसे मैंने ये किया, यहाँ डाला मैंने 18, ये कर दिया, ये आ गया एज इज अबव 18। ठीक है, तो the colon after if condition is important and is a part of syntax, however parenthesis with condition is optional। ठीक है, मतलब जो हमने वो parenthesis लगाया, कौन सा, if की जो if के बाद जो parenthesis लगाया, ये वाले, ये ऑप्शनल है। ये मैं हटा भी दूंगा तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये मैं हटा भी दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट दिस कोलन इज इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि ये सिंटेक्स का पार्ट है, ये सिंटेक्स है। सेमीकोलन, वो पैरेंथेसिस सिंटेक्स नहीं है। मैं इसको रन करूंगा, जैसे ही मैं यहाँ सपोज डाला 19, ये किया, तो भी हमारा ये कोड चलेगा। ठीक है, तो हम पैरेंथेसिस हटा सकते हैं बट कोलन नहीं हटा सकते हैं, और इंडेंटेशन मस्ट है। अगर मैं इंडेंटेशन नहीं करता, सपोज मैं ऐसे लिख दूंगा, ठीक है, तो ये देखो, ये हमको एरर बोलने लगा। ये क्या बोलने लगा, इंडेंटेशन एरर, अनएक्सपेक्टेड एंड इंडेंट ब्लॉक आफ्टर इफ। ठीक है, तो वो सोच समझ नहीं पा रहा है कि इफ के बाद मैं क्या रन करूँ। ये आपने खाली कंडीशन जो छोड़ दी है, वो इंडेंट मांग रहा है। ठीक है, यहाँ एक टैब दे देंगे तो ये सब सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं अपन, एक एक्सरसाइज करते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट इंटीजर फ्रॉम द यूजर एंड चेक वेदर इट इज इवन और ऑड। ठीक है, तो सब लोग 2 मिनट वीडियो पॉज करना, और ये वीडियो एक बार, मतलब क्वेश्चन एक बार सॉल्व करके देखना। अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप वीडियो रिज्यूम कर लेना और उसके बाद दोबारा देखना। ठीक है, तो अपन करते हैं इसको, कैसे करेंगे। इसमें बोला राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एन इंटीजर। सबसे पहले बोला इंटीजर एक्सेप्ट करेंगे, इसको कमेंट कर दिया जाए। ओके, ठीक है, मैंने यहाँ एक नाम का वेरिएबल ले लिया। अपने को इंट टाइप का इंटीजर लेना है, तो अपने पहले ही टाइप पास कर लिया। ये अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, एंटर अ नंबर। ठीक है, इफ
ठीक है। अब इसने क्या बोला है, द यूजर, ठीक है, एंड चेक वेदर इट इज एन इवन और ऑड नंबर। अपन इवन और ऑड नंबर कैसे निकालते हैं, आप सभी को पता है, जिसको भी नहीं पता है और देख लीजिए। ठीक है, अगर जो भी हमारा नंबर होगा, जो भी हमारा नंबर होगा, नाम होगा, अगर वो डिविजिबल होगा, किससे डिविजिबल होगा, टू से। अगर वो टू से डिविजिबल होगा, ठीक है, ये कंडीशन होती है टू से डिविजिबल होने की, होती है। ठीक है, जो भी हमारा नंबर होगा अगर वो टू से डिविजिबल होगा तो वो क्या होगा, हमारा इवन नंबर होगा। और नहीं तो नहीं होगा, एल्स क्या होगा, ऑड नंबर। ठीक है, ये होगा। इसको रन करके देखते हैं, स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। एंटर नंबर, सपोज मैंने दिया 10 दिया, ठीक है। क्या बोल रहा है, ये इवन नंबर बोल रहा है, ठीक है, बढ़िया। 10 इवन नंबर होता है ना, मैंने दिया 5, ये बोल रहा है ऑड नंबर, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन होगा। अब ये वर्क कैसे करेगा, तो सबसे पहले प्रोग्राम क्या करेगा, ये तो आपको पता है, ये क्या कर रहा है, अपना इनपुट ले रहा है, ये इनपुट लिया, 2 आया। अब अपने को पता है ये क्या करता है, ये हमारा मॉड्यूलर होता है, तो ये क्या करता है, ये अपने पिछले लेक्चर पढ़ा था, ये क्या करता है, ठीक है। तो नम मॉड्यूलर टू ये क्या देगा हमें, अगर टू से डिविजिबल होगा और इक्वल टू जीरो होता है, अगर ये हमने कंडीशन लगा दी, इस कंडीशन के बेसिस पे ये हमें रिजल्ट देगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, तो जैसे मैंने 10 दिया, तो 10 मॉड्यूल टू इक्वल टू जीरो, ठीक है, इक्वल टू जीरो होगा, हाँ होगा, तो वो इवन नंबर है। तो ऐसे ही हमारा इवन नंबर आ जाएगा। और अगर मैंने 5 दिया, तो 5 मॉडल टू इज नॉट इक्वल टू जीरो हुआ, इसलिए वो ऑड नंबर आ गया, सॉरी, इसलिए वो ऑड नंबर आ गया, ठीक है। तो ऐसे हमारे काम करता है ये। सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसने इवल फंक्शन ले लिया है, इवल भी हमने पढ़ा था अपने पुराने उसमें। सब लोग कमेंट में डालना इवल फंक्शन क्या करता है, ठीक है। तो एक बार अपना रिवीजन भी हो जाएगा। तो बेसिकली इवल कुछ नहीं करता है, इवल हमारा एक एक्सप्रेशन लेता है, तो वो उसको जिस भी डेटा टाइप में चाहे, तो उस डेटा टाइप में कन्वर्ट करने लगता है, ठीक है। इसमें अपन एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं, तो वो उसको सॉल्व कर देता है। सपोज 2 + 3 दिया, तो उसको सॉल्व करके दे देगा, ठीक है। तो क्या हुआ, अपने एक फंक्शन लिया, ये सॉरी एक वेरिएबल लिया, उसमें इनपुट लिया, मॉड्यूल टू करवाया, और उसमें एक और इफ ले लिया है, ठीक है। अपन ने क्या किया था, एल्स ले लिया था, कोई बात नहीं। तो इसने एक और इफ ले लिया है, और ये सॉल्यूशन दे दिया, ठीक है। तो if the body of if statement contains only one statement, then we can write it just after if statement also। मतलब कि सपोज अभी हमारा क्या है, हमारा पास एक ही स्टेटमेंट है, ये हमारा एक ब्लॉक में एक स्टेटमेंट है, तो हम इसको जस्ट इफ के बाद भी लिख सकते हैं, लाइक इसके बाद ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली एल्स पार्ट में भी ऐसे लिख सकते हैं। तो ये भी हम लिख सकते हैं, ये एक और सॉल्यूशन होता है, बट कब, ये जब हमारे पास ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है, मतलब जो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है, उसमें केवल एक ही स्टेटमेंट होना चाहिए, तभी ये वर्क करेगा, ठीक है। मल्टीपल स्टेटमेंट में नहीं करेगा। मल्टीपल स्टेटमेंट में करने के लिए हमें दूसरा कुछ यूज करना पड़ता है, ठीक है। मल्टीपल स्टेटमेंट, सपोज अपन को यहाँ दूसरा स्टेटमेंट अगर लिखना है, तो हम सेमी कॉलन लगाएंगे, एंड देन एंड अगेन राइट हाय, ठीक है। तो ये हम मल्टीपल स्टेटमेंट ऐसे लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेमी कॉलन, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ठीक है, अभी हम सिंगल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्रिंट हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, इसको मैं अगर रन करके दिखाऊं, यहाँ पूछा है इंटर अ नंबर, सपोज मैंने डाला 6, इसने बोला इवन है, एंड सिमिलरली ऑड के लिए चलाया 3, तो ऑड है, ठीक है, बढ़िया। आगे देखते हैं, ये उसने दूसरा सॉल्यूशन दिखाया। तो what if multiple lines, if there are multiple lines in the body of if, then either we can write them inside if by properly indenting, or if we write just them after if, then we must use semicolon after separator। जैसे कि मैंने बोला कि अगर हमारे पास मल्टीपल लाइंस है, तो हम यहाँ पास या तो ऐसे करके इंडेंट दिया, या अपन ने इंडेंट दिया, फिर यहाँ पास लिखा प्रिंट, ठीक है, यहाँ लिखा दिस सेकेंड लाइन, ठीक है, ये एक तरीका हो गया। या तो हमने यहाँ एल्स में यहाँ लिख दिया, प्रिंट पे दिया,
दिस इज एल्स सेकेंड लाइन, ठीक है। तो चला के देखते हैं अपन। तो वो एंटर अ नंबर, मैंने बोला 16, ये बोला इवन नंबर है हमारा, दिस इज सेकेंड लाइन। और मैंने दोबारा रन किया मैंने बोला 15, ठीक है। जैसे 15 बोला, इसने बोला ऑड नंबर, दिस इज एल सेकेंड लाइन, ठीक है। तो हमारा ये दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं, या तो अपन इंडेंट करके लिखोगे तो उसको हर एक को इंडेंट देनी पड़ेगी, और अगर नहीं देना है तो ये ऐसे लिख सकते हैं, सेमी कॉलन के बाद अपन दूसरी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। बट ट्राई करना है ये वाली, क्योंकि ये ज्यादा प्रेफर होती है, रीडेबल होती है, ठीक है, ऐसे अपन को समझ में आता है अगर हमारे पास जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, बड़ा कोड लिखते हैं, तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये रीडेबल नहीं होता और आपको डिफिकल्टी भी जाएगी पढ़ने में और कोड समझने में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारे सॉल्यूशन हुए। ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? ये हमने प्रिंट को ऐसे लिख दिया सेमीकोलन के साथ, ठीक है। The if else statement evaluates test experiment and will execute body of if only when test condition is true। मतलब if तभी चलेगा जब हमारा if की कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज इफ द कंडीशन इज फॉल्स बॉडी ऑफ एल्स इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो जैसे कि अपन ने देखा कि ये इफ तभी चलेगा जब इसकी कंडीशन ट्रू होगी, नहीं तो हरदम ये एल्स चलेगा, ठीक है। मैं इसको इंडेंट में ले आता हूँ। हाँ, तो ये जो हमारा इफ है, ये इफ तभी चलेगा जब भी हमारी कंडीशन ट्रू होगी, और ये एल्स तब चलेगा जब जब ये कंडीशन फॉल्स होगी, ये हरदम एल्स चलेगा, ठीक है। सपोज ये कंडीशन ट्रू हुई तो केवल इफ चला, और एल्स कब चलेगा? जब ये हमारी इफ की कंडीशन फॉल्स होगी तब हमारा एल्स चलेगा। इंडेंटेशन इज यूज्ड टू सेपरेट द ब्लॉक्स। सिमिलरली एल्स में भी हम इंडेंटेशन यूज करते हैं हमारे ब्लॉक सेपरेट करने के लिए। तो ये हमारा इफ एल्स का एक्सप्रेशन वो हो गया, स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। सिंटेक्स ये हमारा बोलता है इंडेंटेशन एंड कॉलम आर इंपॉर्टेंट फॉर एल्स आल्सो, जो कि हमने देखा ही है। तो इफ एक्सप्रेशन ये, और स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट थ्री, स्टेटमेंट फोर, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे काम करेगा। तो ये एक एग्जांपल है उसी का जो हम अपनी देख रहे थे, ठीक है। एक और एक्सरसाइज है, इसको करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर एंड चेक वेदर इट इज अ कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। एज्यूम यूजर विल इनपुट ओनली अल्फाबेट, ठीक है। तो हमें क्या करना है? एक प्रोग्राम लिखना है जो कि क्या बोलते हैं, यूजर से कैरेक्टर एक्सेप्ट करेगा और चेक करेगा कि वो जो लेटर है वो कैपिटल है या स्मॉल है, ठीक है। और एज्यूम ऐसा करना है कि क्या बोलते हैं, यूजर विल इनपुट ओनली अल्फाबेट, ठीक है। तो यूजर केवल अल्फाबेट ही इनपुट करेगा, ठीक है। तो अपन प्रोग्राम पे आ जाते हैं। अपन कमेंट करते हैं, सपोज यहाँ लिखते हैं, एक इनपुट ले लेते हैं, यूजर इनपुट एंटर अ कैरेक्टर, ठीक है। मैंने लिखा इफ। अब जो लोगों को आता है वो वीडियो पॉज कर सकके अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं। और जिनको अगर समझ में नहीं आ रहा है, एटलीस्ट एक बार ट्राई करना, क्या पता बन जाए। और अगर फिर भी नहीं बने तो फिर वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हैं, ठीक है। तो अपन इसको कैसे करेंगे? अब अपने पास जो यूजर आया है, अपने को पता है कैपिटल लेटर ए टू जेड होता है, ठीक है। तो अगर ये ए आया या इनके बीच का कोई भी आया, ठीक है, तो अपन को पता चल जाएगा कि ये कैपिटल लेटर। इनके अलावा अगर कुछ भी आता है, ए या ए से लेके जेड तक कैपिटल लेटर में अगर कुछ भी आता है, तो वो क्या बोलते हैं, हमारा वो हो जाएगा, स्मॉल लेटर हो जाएगा, ठीक है। और हमने क्योंकि ऐसा एज्यूम किया, वो डिजिट वगैरह नहीं देगा, वो केवल अल्फाबेट देगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हम कंडीशन लिख रहे हैं। तो सपोज हमने लिखा यहाँ ए, कैपिटल ए, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ, कैपिटल ए अगर इससे कोई बड़ा होता है, तो यार, अगर कैपिटल ए से बड़ा या बराबर होता है क्या हमारा यूजर, और छोटा होता है और बराबर होता है कैपिटल
किसके, जेड के। ठीक है, तो ये हम क्या प्रिंट कर देंगे उसको, द कैरेक्टर इज अपर लेटर। ठीक है, अदरवाइज प्रिंट द कैर इज लेटर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। हमने क्या किया है, हमने ए को, ए का देख लिया, अगर ए या ए से बड़ा होता है, मतलब बी सी डी जो भी होता है वो होगा, या जेड से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो हम ये मान लेंगे कि वो हमारा अपर लेटर है, अदरवाइज हमारा लोअर लेटर है। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ। ये पूछा कैरेक्टर, तो सपोज मैंने दिया पी। ठीक है, मैं एंटर करूंगा तो द कैरेक्टर इज अपर लेटर। ठीक है, बिल्कुल सही। और मैं अगर इसको सिमिलरली अगर मैं देता हूँ स्मॉल पी, तो ये द करेक्टर इज लोअर हेडेड। ठीक है, बढ़िया एकदम। तो ये हमारा क्या बोलते हैं, बेसिकली इसका सॉल्यूशन होगा। अब इसको करने का एक और तरीका होता है, एक और तरीके से हम कर सकते हैं, कैसे वो हम देखते हैं कि हम एंड का यूज कर सकते हैं। एंड का यूज कैसे कर सकते हैं, इसी को ऊपर वाले को मैं लिखता हूँ, इफ। मैंने क्या किया, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। मैंने यहाँ लिखा, जो हमारा यूजर इनपुट है अगर वो किससे बड़ा हो, ए से बड़ा होना चाहिए, एंड यूजर इनपुट हमारा छोटा किससे होना चाहिए, जेड से। ठीक है, तो हम प्रिंट कर देंगे, बाकी चीजें हमारी सेम होंगी। ठीक है, बढ़िया। हमने क्या किया, हमने सेम कंडीशन जो हमारी ऊपर वाली कंडीशन थी उसको हम एंड लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू अचीव किया। ठीक है, कैसे किया, जो भी हमारा यूजर इनपुट होगा, हमने क्या किया, हमने देखा कि ए, मतलब जो भी हमारा यूजर इनपुट है वो ए या ए से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू ए होना चाहिए। ठीक है, एंड एंड मतलब ये कंडीशन तो ट्रू होनी चाहिए, उसके साथ साथ ये वाली भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तब हमारा ओवरऑल कंडीशन ट्रू होगी। हमने पढ़ा एंड कंडीशन हमारी कैसे काम करती है, दिस, सॉरी, दिस प्लस दिस, अगर बोथ द ट्रू देन ट्रू, अदरवाइज एक भी कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो ये पूरा ओवरऑल फॉल्स होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ रन करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने रन किया, मैंने क्या किया, यहाँ एंटर किया सपोज ओ, कैपिटल ओ किया है, तो ए से तो ग्रेटर है और जेड से स्मॉल है, तो ये क्या हमारा जाएगा, अपर लेटर। ठीक है, सिमिलरली मैंने एक बार और रन किया, मैं यहाँ स्मॉल हो गया और ये मैंने एंटर किया तो यहाँ लिख के आ गया द कैरेट इज लोअर लेटर। ठीक है, बढ़िया। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ भी ऐसा दिया है कि इफ इज सी एच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए और स्मॉलर देन इक्वल टू जेड। ठीक है, वी ऑल्सो कैन यूज दिस लॉजिकल ऑपरेटर एंड मेक द कंडीशन सेपरेट। जैसा कि हमने देखा, हमने लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज करके दोनों कंडीशन को अलग अलग लिख के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अगला सॉल्यूशन होगा, सी एच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एंड सी एच इज स्मॉलर देन और इक्वल टू जेड। ठीक है, तो हमारा कैपिटल लेटर हो जाएगा, नहीं तो स्मॉल लेटर। आगे देखते हैं। अब सब लोग एक 2 मिनट वीडियो पॉज करना और इसका आउटपुट गेस करना। ठीक है, ये हमारा क्या दिया है, बेसिकली ये हमारा क्या दिया है, ये सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, हम ये सबसे पहले एक यूजर से इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा इनपुट हो गया और यहाँ इनपुट में क्या है, ये एक हिंट भी दिया है, सपोज द इनपुट इज ए, तो यहाँ हमारा सपोज किसी ने ए दिया है, क्या दिया है, ए दिया है। ठीक है, तो ए दिया है, अब इसने क्या चेक कर रहा है, ए इज 65 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू ए, मतलब ये हमारा ए है। ठीक है, एंड ए एंड क्या होना चाहिए, और सी एच इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 19। ठीक है, तो उसका आउटपुट क्या होगा। अच्छा, तो अभी तक सब लोगों ने कमेंट में बता ही दिया होगा। ठीक है,
अब जिन लोगों को पता है उन लोगों ने तो शायद सही गेस किया होगा, जिन लोगों को नहीं पता है वो देखना। तो ये बेसिकली हमें एक एरर देगा। क्या एरर देगा ये देखते हैं। ये देगा टाइप एरर। क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन और स्मॉलर देन होता है नॉट सपोर्ट बिटवीन इंट एंड स्ट्रिंग। मतलब हम एक इंटीजर वैल्यू हमारी कौन सी है 65, और जो हमने इनपुट में लिया है वो हमारी क्या है स्ट्रिंग है। तो हम एक इंटीजर वैल्यू को और एक स्ट्रिंग वैल्यू को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने अपने पुराने लेक्चर में भी देखा है कि हमने एक इंटीजर वैल्यू ली थी और एक स्ट्रिंग वैल्यू ली थी, तो हम दोनों को कंपेयर नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है वो देखते हैं हम आगे। तो recall that in Python we don't have character data type and even single letter data type is string। मतलब हमने पहले ही पढ़ा था कि हमारे पास पाइथन में कैरेक्टर डेटा टाइप कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो उसकी जगह क्या होता है, जब भी हम एक सिंगल अगर कैरेक्टर लिखते भी है तो हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं होता, वो हम उसको क्या मान के चलते हैं, वो एक हमारी स्ट्रिंग है। सो द इनपुट इज नॉट कन्वर्टेड इट टू यूनिकोड। उसने यूनिकोड ऑटोमेटिकली नहीं कन्वर्ट किया बिकॉज इट इज ट्रीटेड एज सिंगल स्ट्रिंग। ठीक है, हमारे जो ए था उसको यूनिकोड ने चेंज नहीं किया, इसलिए वो 95 नहीं किया है। ठीक है, तो जो हमारा ए था वो अभी भी एज अ स्ट्रिंग है। थस द कंपैरिजन फेल बिटवीन स्ट्रिंग एंड इंटीजर। ठीक है, तो ये तो हमारा रहा कि क्यों हमारी एरर आई। ठीक है, समझ में आया? अब ये हमारी एरर आई, इसका सॉल्यूशन क्या है? द सॉल्यूशन इज टू कन्वर्ट ए टू इट्स स्ट्रिंग। मतलब इसको हम क्या बोलते हैं यूनिकोड में कैसे कम उसको क्या बोलते हैं वो करेंगे, चेंज करेंगे। इसको ए को हमको अब यूनिकोड में चेंज करना पड़ेगा। तो वो हमने पुराना पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि हम जब भी किसी स्ट्रिंग का जो हमारा कोई एक कैरेक्टर होता है उसको हम अगर इंटीजर मतलब उसकी यूनिकोड वैल्यू में अगर हम को कन्वर्ट करना होता है तो हम वो कैसे करते हैं। हमारे पास एक फंक्शन होता है ओआरडी फंक्शन। ये हमने पहले भी पढ़ा है। द आंसर इज यूजिंग द ओआरडी फंक्शन। ठीक है, रिकॉल दैट द फंक्शन एक्सेप्ट अ सिंगल लेटर स्ट्रिंग एंड इट्स रिटर्न इट्स यूनिकोड वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास ओआरडी फंक्शन क्या करता है, वो एक सिंगल लेटर स्ट्रिंग लेता है हमसे और रिटर्न क्या करता है, एक यूनिकोड वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हम यहाँ लिखेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे हमारी क्या बोलते हैं यूजर इनपुट को ओआरडी फंक्शन में, एंड देन इट विल वर्क। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, द इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये क्या होता है, द एलिफ इज शॉर्ट फॉर एल्स इफ। ठीक है, तो जो एलिफ हमारा होता है वो एल्स इफ का शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है, इट अलाउज अस टू चेक मल्टीपल एक्सप्रेशन। ठीक है, मतलब जो हमारे पास मल्टीपल एक्सप्रेशन होते हैं वो हमको कैसे हम क्या बोलते हैं अचीव करेंगे, तो उसके वो एल इफ के थ्रू हम अचीव कर सकते हैं। इफ द कंडीशन फॉर इफ इज फॉल्स इट चेक्स द कंडीशन ऑफ नेक्स्ट एलिफ ब्लॉक। ठीक है, एंड सो ऑन। मतलब जब भी हमारी क्या बोलते हैं जो हमारी इफ की कंडीशन है कौन सी, जो भी हमारी ये वाली इफ की कंडीशन है, ये जब भी हमारी फॉल्स होगी तब वो क्या करेगा, तब वो अगला एलिफ देखेगा एंड सो ऑन। मतलब ऐसे ही हमारे पास इफ अगर एक पहला इफ गलत हो गया फिर हमारा एलिफ चलेगा, अगर हम उसके बाद वो वाली कंडीशन हो गई तो हम ऐसे मल्टीपल एलिफ लगा सकते हैं और लास्ट में एल्स लगा सकते हैं। तो हमारा हर एक एलिफ चलेगा जैसे जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। सपोज अगर पहली कंडीशन ट्रू हो गई, हमारे बाकी के एलिफ और एल्स कंडीशन नहीं चलेगी। ठीक है, इफ ऑल द कंडीशन आर फॉल्स बॉडी ऑफ एल्स इज एग्जीक्यूटेड। तो अगर हमारी सारी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो एल्स चलेगा, अदरवाइज कोई सा एक इफ चलेगा। ठीक है, एलिफ या इफ चलेगा। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स कैसे होता है ये देखते हैं अपन। तो इफ एक्सप्रेशन, या हमारा एक्सप्रेशन होगा जो भी हमारी कंडीशन होती है वो स्टेटमेंट यहाँ हमारा होगा। फिर हम क्या लिखेंगे, एलिफ लिखेंगे, या एल्सिफ नहीं लिखते हैं, याद रखिएगा ये ELIF है, एलिफ होता है। ठीक है, एलिफ, फिर यहाँ पर जो भी हमारी कंडीशन होगी देन स्टेटमेंट एंड फिर एल्स, और यहाँ फिर स्टेटमेंट। ऑल्दो इट इज नॉट विजिबल इन द सिंटेक्स बट वी कैन हैव मल्टीपल एलिफ ब्लॉक्स विद अ सिंगल इफ। मतलब यहाँ पर हम मल्टीपल एलिफ लिख सकते हैं। सपोज यहाँ मैं एक और इफ, यहाँ अगर मैं यहाँ एक और इफ लिख सकता हूँ। ये बात याद रखिए कि हम एल्स के बाद एलिफ नहीं लिखेंगे, हम इफ और एल्स के बीच में ही यहाँ हम कितने भी एलिफ लिख सकते हैं, दोनों के बीच में हम मल्टीपल लिख सकते हैं, लेकिन इफ के ना पहले लिख पाएंगे ना बाद में। हमें इफ के पहले और बाद में अलाउ नहीं है, हमारे इफ और एल्स के बीच में ही हम क्या बोलते हैं एलिफ लिखेंगे। ठीक है, तो ये एक सिंटेक्स हो गया। अब एलिफ यूज कैसे कैसे मतलब क्यों करते हैं, क्यों जरूरत पड़ी, तो सपोज मैं एक प्रॉब्लम बताता हूँ।
सपोज यहाँ एक प्रॉब्लम है। इस सपोज हमें किसी की एज लेनी है। सपोज हमने यूजर से एज लेनी है, ठीक है। यूजर से एज लेनी है और वो एज जो होगी और एज, उस एज को हम क्या बोलते हैं, अलग अलग पार्ट में प्रिंट करेंगे। सपोज हमारी 0 से लेके अगर किसी की एज 17 ईयर होती है तो हमको प्रिंट करना है। हम प्रिंट करेंगे क्या, यंगर, ऐसे प्रिंट कर लेते हैं, यंगर, ठीक है। अगर किसी की एज 18 से सपोज मैं मान लेता हूँ 50 हो गई। 50 नहीं, अपन 40 ले लेते हैं, ठीक है। कितनी ले ली, 18 से 40 हो गई, तो हमको क्या प्रिंट करना है, हमको कैसे, हम क्या प्रिंट करेंगे, एडल्ट, ठीक है। और 41 से सपोज अगर किसी ने ग्रेटर दी, 41 से कितनी भी दे दी, ठीक है, तो उस टाइम अपन को क्या प्रिंट करना है, ओल्ड, ठीक है। अगर हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन बनती है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, कुछ हमारे पास ऐसी कंडीशन बनती है तो उसका प्रोग्राम हम अपन कैसे लिखेंगे, तो उसका प्रोग्राम अपन कैसे लिखेंगे वो मैं एक जस्ट एलिफ का एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास तरीके तो बहुत हो गए करने के, बट मैं जस्ट एक एलिफ का एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम किस कंडीशन पे एलिफ यूज कर सकते हैं। तो सपोज पहली कंडीशन मेरी क्या है, अगर वो, मैंने यहाँ सबसे पहले मैं एज ले लेता हूँ। सबसे पहले मैंने यूजर से इनपुट ले लिया, एंटर योर एज, ठीक है। यहाँ मैंने क्या ले लिया इनपुट, ठीक है। अब इफ, अगर जो एज है वो कहाँ तक हो, वो एज हमारी 0 से बड़ी हो, 0 से इक्वल या ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, क्या हमारी एज, ठीक है। एंड क्या होगी हमारी कंडीशन, एंड लेस देन इक्वल टू होना चाहिए किससे, 17 से। अगर ये होता है तो हम क्या प्रिंट करेंगे, हम प्रिंट कर देंगे यंगर, ठीक है। एलिफ अगर हमारी एज 18 के इक्वल होती है, स्मॉलर देन क्या होगी, 40, ठीक है। तो हम प्रिंट कर देंगे एडल्ट, ठीक है। और उसी तरह एल्स, एल्स में हम क्या प्रिंट कर देंगे, ओल्ड। इसको रन करके देखते हैं अपन। रन किया, इसने पूछा एंटर योर एज, मैंने डाला 16। 16 में जैसे डाला ये आया रंगर, ठीक है, हमारा पहला इफ चला। अगेन रन किया तो इसने पूछा एंटर योर एज, मैंने बोला 18। ये हमारा सेकंड एलिफ चला, एडल्ट आया। एंड द लास्ट वन मैंने डाला 65, एंटर किया तो ये आ गया ओल्ड, ठीक है। तो बेसिकली हमारा ऐसे एलिफ काम करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो एक एक्सरसाइज करते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर एंड चेक वेदर इट इज अ कैरेक्टर, मतलब सॉरी, वेदर इट इज अ कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और अ डिजिट और स्पेशल सिंबल, ठीक है। मतलब क्या करना है अपने को, एक प्रोग्राम लिखना है, ऐसा प्रोग्राम जो यूजर से कैरेक्टर लेगा और चेक करेगा कि एक कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर है या डिजिट है या स्पेशल सिंबल है, ठीक है। तो आप 2 मिनट वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करना, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो अपन उसमें देखते हैं, ठीक है। तो अपन कोड करते हैं, इसका कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं ये कमेंट आउट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ यूजर से एक इनपुट लिया, ठीक है, यूएसआर इनपुट, इनपुट लिया, एंटर अ कैरेक्टर, ठीक है। इफ, इफ में क्या है, हमारी पहली कंडीशन क्या है, यूजर इनपुट, अगर हमारी पहली पहली कंडीशन क्या है कि वो कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। अगर कैपिटल हुआ तो अपन को पता है कैपिटल कैसे चेक करते हैं। कैपिटल ले लिया मैंने, ग्रेटर देना चाहिए क्या हमारा यूजर इनपुट, और स्मॉलर देन इनपुट क्या होना चाहिए, जेड, स्मॉलर देन इक्वल टू,
हमें क्या प्रिंट करना है, यू इंटर्ड आई टी ए कैपिटल आई टी डबल टी आर लेटर, ठीक है, यू इंटर्ड कैपिटल लेटर। सिमिलरली हमारी सेकंड कंडीशन क्या बोलती है कि अगर स्मॉलर के लिए प्रिंट करना है, ठीक है, तो सेम मैं इसके लिए भी कर देता हूँ। स्मॉलर कैसे चेक करेंगे अपन, यहाँ हम कैपिटल की जगह स्मॉल लेटर ले लेंगे। करिए हो तो यू इंटर स्मॉलर लेटर, ठीक है। सिमिलरली एक और एलिफ लिख लूंगा, किसके लिए, मैं डिजिट के लिए, 0 to 9, ठीक है, यू इंटर डिजिट। एल्स में लिख दूंगा क्या मैं, एल्स में क्या लिखूंगा, यू इंटर स्पेशल सिंबल, ठीक है, बढ़िया। तो बेसिकली मैंने यहाँ ये बात, एक बात याद रखना, मैंने ये क्या बोलते हैं जो डिजिट है वो क्या लिया है, मैंने स्ट्रिंग लिया, क्यों, क्योंकि हमारा यूजर इनपुट जो है वो एज अ स्ट्रिंग है, ठीक है। तो जब भी मैं डिजिट डालूंगा, कोई भी नंबर एंटर करूंगा, तो वो एज अ हमारा पाइथन एज अ किस में लेगा उसको, इसको स्ट्रिंग मिलेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ इसीलिए उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके लिखा। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, तो इसको रन करके देखते हैं। जैसे मैंने रन किया, यहाँ बोला इंटर अ कैरेक्टर, मैंने बोला ए, से बोला यू इंटर अ कैपिटल लेटर, बिल्कुल सही है हमारा। यहाँ मैंने किया स्मॉल लेटर में सपोज एस, यहाँ आया यू एंटर अ स्मॉल स्पेशल सिंबल, ये क्यों आया भाई, एस में हमारा स्पेशल सिंबल क्यों आया, ठीक है, स्पेशल सिंबल, हमने क्या गलती कर दी, ओके ओके ओके, यहाँ हमने ए लिख दिया, ठीक है, यहाँ जेड होना चाहिए। अगेन रन करते हैं, मैंने दिया एस, यू एंटर स्मॉल लेटर, ठीक है। सिमिलरली मैंने एक बार और प्रेस किया, मैंने दिया यहाँ 7 एंटर किया, यू एंटर डिजिट, एंड यहाँ मैंने स्पेशल सिंबल में @ दिया, तो ये है यू एंटर स्पेशल सिंबल, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली इफ एलिफ का जो क्या बोलते क्वेश्चन था वो ऐसे सॉल्व होगा। आगे बढ़ते हैं अपन, ये हमारा सॉल्यूशन रहा। हमने यहाँ पहले कैरेक्टर को, कैपिटल कैरेक्टर को चेक करा लिया, फिर स्मॉल को, डिजिट को, एंड देन एल्स में वो डाल दिया। अब हम देखेंगे द नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। वी कैन हैव इफ एल इफ एल्स स्टेटमेंट इनसाइड इफ एलिफ स्टेटमेंट, ठीक है। मतलब क्या है इसका, कि हम एक इफ है हमारा पास, ठीक है, ये इफ है, हम यहाँ पास कोई कंडीशन होती है, ठीक है, उसके अंदर अगर हम एक और इफ लिख दिया ऐसे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा नेस्टेड इफ हो जाएगा। ये जो हमारा ये क्या है, नेस्टेड इफ है, इस इफ के अंदर एक और इफ है, ठीक है। तो बेसिकली ये काम कैसे करेगा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड नेस्टिंग इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ठीक है। मतलब क्या है, सपोज मैं यहाँ लिखा इफ, मैंने यहाँ कोई कंडीशन लिखी, और मैं क्या किया, मैं यहाँ एक और इफ लिख दिया, यहाँ कोई सी कंडीशन होगी और यहाँ कोई सा स्टेटमेंट होगा, ठीक है, बेसिकली ऐसा होगा। तो ये जो हो गया, ये हमारा एक क्या हो गया, नेस्टेड इफ हो गया। एक बात याद रखना, यहाँ मल्टीपल इफ भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं चाहूँ, क्या हम यहाँ मल्टीपल नेस्टेड इफ लिख सकते हैं, कोई सी कंडीशन और उसका स्टेटमेंट, ठीक है, उसका स्टेटमेंट, ठीक है। ये हमारा नेस्टेड होगा। हम यहाँ एल्स भी लिख सकते हैं, याद रखना, अगर हम ये एल्स लिखेंगे तो वो हमारा, ये जो अगर ऐसे एल्स लिखेंगे तो हमारा ये इस इफ का एल्स एल्स है, ठीक है। यहाँ कोई सी स्टेटमेंट हो सकती है, ठीक है। तो वो ये जो एल्स है वो इस इफ का है, एल्स है, ना कि इसका है, ठीक है, ना और इसका भी नहीं है। अगर इसका हमको लिखना है तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमारे ये इंडेंट जो है वो बहुत जरूरी है। तो वो किसके इंडेंट में आ रहा है, वो इसके इंडेंट में आ रहा है, ना कि इसके और इसके इंडेंट में आ रहा है, ठीक है। तो ये इसके इंडेंट में है, इसलिए इसका एल्स है। और अगर मैं एलिफ लिखना चाहूँ, अगर मैंने एलिफ लिखा है,
सपोज मैंने लिखा इफ, यहाँ से कोई कंडीशन है, ठीक है, और मैंने यहाँ एलिफ लिख दिया और यहाँ कोई सी कंडीशन लिख दिया, यहाँ मेरे कुछ स्टेटमेंट आते हैं। तो ये जो होता है ये हमारा गलत होगा, ये हमारा सिंटेक्स एरर है, ठीक है, ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको एल इफ को बोल रहा हूँ। एलिफ हमको पता है, हम एलिफ तभी यूज कर पाएंगे, ये एलिफ एलिफ हम तभी यूज कर पाएंगे ये वाला, इसके जब हमारे पास इसका एक इफ हो। ये वाला इफ नहीं होगा, ये वाले इफ का एलिफ हम यहाँ पास कहीं लिखेंगे, यहाँ पास कहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये इसके इंडेंट में आना चाहिए। ये किसके इंडेंट में आ रहा है? ये हमारे इसके इस इफ के अंदर आ रहा है ये वाला, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। तो जब भी हम एलिफ, याद रखना, एलिफ लिखेंगे तो उसका एक इफ होना चाहिए, ऐसे ही एल्स का एक इफ होना चाहिए। इफ जो है बिना एल्स के हो सकता है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। मतलब जो हमारा इफ है, जैसे ये हमारा इफ है, इसका कोई एल्स जरूरी नहीं कि हम इसका एल्स लिखें, लेकिन अगर कोई एल्स लिखा है तो उसका इफ होना जरूरी है, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली एलिफ का इफ होना जरूरी है, ठीक है। एल्स कंपलसरी नहीं है और एलिफ कंपलसरी नहीं है, बट अगर हम एल से और एलिफ लिख रहे हैं तो इफ कंपलसरी है उसका, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। सो एनी नंबर ऑफ दिस स्टेटमेंट कैन बी नेस्टेड इनसाइड वन ऑफ अनदर। मतलब हम कितने भी एक इफ के अंदर, कितने भी मल्टीपल इफ के अंदर इफ के अंदर इफ उसके अंदर इफ, ऐसे मतलब कितने भी हम नेस्टेड कर सकते हैं, ठीक है। एनी नंबर ऑफ दिस स्टेटमेंट कैन बी नेस्टेड, ठीक है। इंडेंटेशन इज द ओनली वे टू फिगर आउट द लेवल ऑफ नेस्टिंग। मतलब हम इंडेंटेशन के थ्रू ही पता कर सकते हैं। इंडेंटेशन के थ्रू कैसे? जैसे मैंने ये बताया कि हम ये इसके थ्रू ही पता कर सकते हैं कि हमारा किस इफ के अंदर कौन सा इफ है और कहाँ कौन सा एल्स बाहर है, कौन सा इफ बाहर है, किसके बाहर है, ठीक है। अदरवाइज हम पता नहीं कर पाएंगे। तो याद रखना, इंडेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट है पाइथन में। आगे बढ़ते हैं, तो ये उसका क्या बोलते हैं, सिंटैक्स है नेस्टेड इफ का। यहाँ इफ है, इफ के अंदर एक एक्सप्रेशन है, फिर इस इफ के अंदर ये एक और इफ है, याद रखना। तो ये कैसे वर्क करेगा ये अपन देखते हैं। तो ये जो है, ये एक इंडेंटेशन हो गया, ठीक है, ये एक इंडेंटेशन है, और एक ये इंडेंटेशन है, ठीक है, और एक ये इंडेंटेशन है, ठीक है। अब ये वाले जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किसके अंदर आ रहा है, अपन देख रहे हैं, ये हमारे किस इंडेंटेशन के आ रहा है, इसके अंदर। मतलब इस स्टेटमेंट को चलने के लिए, किस स्टेटमेंट को, इस स्टेटमेंट को, ये वाली स्टेटमेंट को चलने के लिए ये ये दोनों ट्रू होनी चाहिए। ये दोनों जब ट्रू होंगी तब हमारा ये वाला इंडेंट ये चलेगा स्टेटमेंट, ठीक है। और ये जो हमारा येलो वाला है, ये वाली जो हमारी है, ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट चलने के लिए ये ट्रू होनी चाहिए और ये फॉल्स होनी चाहिए, तब जाके हमारा ये वाला चलेगा, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा ये स्टेटमेंट 5 और 6 है, ये कब चलेंगे? ये ना इससे मतलब है इसको कोई, और ना इससे कोई मतलब है, ठीक है। एक मिनट में करेक्शन करता हूँ, ना इससे हमको कोई मतलब है और ना इससे कोई मतलब है। हमें किससे मतलब है? इस वाले 5 और 6 वाले स्टेटमेंट को, ये वाले स्टेटमेंट को, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसको केवल किससे मतलब है? इसको जब भी ये ट्रू होगा तो ये वाला चलेगा, ठीक है। जब भी फर्स्ट वाला इफ ट्रू होगा तो ये वाला चलेगा, ठीक है। और इनमें से अगर ट्रू होते हैं तो चलेंगे, फॉल्स होते हैं तो चलेंगे। ये डिपेंडेंट है, लेकिन ये किस पे डिपेंडेंट है? ये इस पे डिपेंडेंट है, ना कि इन दोनों पे, ठीक है। तो ये ऐसे काम करेगा। आगे देखते हैं, हम एक एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 3 इंटीजर फ्रॉम द यूजर एंड विदाउट यूजिंग एनी लॉजिकल ऑपरेटर, मतलब बिना लॉजिकल एंड कैस्केडिंग यूज ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। मतलब बिना लॉजिकल ऑपरेटर और बिना कैस्केडिंग के फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग देम। मतलब हमें एक प्रोग्राम लिखना है, जैसे हमें 3 इंटीजर लेना है और उन 3 इंटीजर में हमको बताना है कि उनमें से तीनों में से कौन सा बड़ा है। हम याद रखना, हमें लॉजिकल और कैस्केडिंग यूज नहीं करनी है, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। चलिए कोड में देखते हैं कैसे करेंगे अपन इसको। तो सबसे पहले अपन 3 इंटीजर ले लेते हैं। ए इज इक्वल में एंड, क्योंकि इंटीजर लेना है इसीलिए मैं
इसको एंटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एंटर एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं, हमारा सेकंड इंटीजर हो गया डी एंड हमारा थर्ड हो गया। ठीक है, ये एक तरीका होता है, ये हमारे पास एक तरीका है जो बेसिकली हम तीन हमारे पास इनपुट ले सकते हैं और क्या बोलते हैं हमारा एबीसी हमारे तीन इनपुट हो गए। ठीक है, तीन अलग अलग इनपुट लिख के हमने अपने पुराने लेक्चर में पढ़ा था, हम स्प्लिट फंक्शन का यूज करके एक वन लाइनर से भी इनपुट ले सकते हैं। वो कैसे लेंगे वो भी हम देखते हैं। ए कॉमा बी कॉमा सी, हम यहाँ करेंगे इनपुट एंड देन एंटर एंटर 3 नंबर। ठीक है, यहाँ लगा देंगे डॉट स्प्लिट और यहाँ पास इज इक्वल में यहाँ हम कन्वर्ट कर लेंगे इसको ए को, सिमिलरली यहाँ बी को भी कन्वर्ट कर लेंगे और यहाँ सी को। ठीक है, तो या तो हम ये यूज कर सकते हैं सिंपल कि हम तीन अलग अलग इनपुट लें ए बी सी और वो कन्वर्ट हो के ये आए सीधा मतलब इंटीजर में, या तो हम स्प्लिट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। हम दोनों में से कोई भी सभी तरीका सीख सकते हैं, बस स्प्लिट फंक्शन हमको पता है ये स्ट्रिंग लेता है, मतलब ये लिस्ट रिटर्न कर सकते हैं, इसलिए हम इसको कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि इंटीजर को वैसे कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम उसको ऐसे क्या बोलते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम चाहे तो ये तरीका यूज कर सकते हैं और चाहे तो ये तरीका यूज कर सकते हैं, आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं नीचे वाला भी यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ऊपर वाला मैं कमेंट कर देता हूँ। तो हमने बेसिकली थ्री इनपुट ले लिए हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब अपने को फाइंड आउट ग्रेटेस्ट नंबर अमंग देम, मतलब हमको फाइंड करना है कि तीनों में से बड़ा नंबर कौन सा होगा सबसे। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ इफ, मैंने चेक किया इफ ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, अगर ए बी से बड़ा है, मतलब अब ए बी से बड़ा है। ठीक है, एक कंडीशन ये हो गई, इसका मतलब ए बड़ा है। अब हमको कंपेयर कराना है किसको किसको, ए और सी को। तो यहाँ एक और कंडीशन मैं लिख लेता हूँ इफ, अगर मैं यहाँ क्या कंपेयर करा लूँ, ए को सी से करा लूँ तो मुझे पता चल जाएगा ए दोनों से बड़ा है। किससे बड़ा है, बी से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है, तो ए सबसे बड़ा नंबर मिल जाएगा मेरे को। ठीक है, और अगर बी बड़ा हुआ तो फिर क्या होगा, तो फिर हमारा एल्स में चला जाएगा। ठीक है, एल्स में चला जाएगा और वो कैसे हम करेंगे, फिर वो उसमें हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। ठीक है, और अगर यहाँ पास ये कंडीशन फॉल्स होती है, कौन सी, ए, अगर मैं यहाँ लिखूं ए ग्रेटर देन सी, तो हमारा पास यहाँ पास क्या आ जाएगा, ए इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, यहाँ पास ए बड़ा आ जाएगा और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, मतलब अगर ए सी से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, सपोज मैंने इनपुट दिया 10 20 30, कैसे इनपुट दिया, क्या क्या इनपुट दिया मैंने यहाँ दिया 10, एक मिनट, मैंने यहाँ दिया 10, यहाँ दिया 20, यहाँ दिया 30। ठीक है, तो अब मेरी क्या कंडीशन बनेगी, क्या 10 बड़ा है 20 से, नहीं ये तो गलत हो गया, एक काम करते हैं, अच्छा चलो ऐसे ही लेते हैं अपन। तो अभी एक्शन में मैं चाह रहा था कि ए बड़ा हो, अपन वैसा करते तो अपने को ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। सपोज मैंने सबसे बड़ा भी 30 रखा है, इसको 20 रखा है और इसको 10 रखा है। ठीक है, अपन कोई सा भी हो सकता है, एक्चुअली मैं ये इफ समझाना चाह रहा था। तो अगर ऐसे होगा, ठीक है, तो क्या 30 बड़ा है, क्या 30 ग्रेटर देन है 20 से, हाँ भाई ग्रेटर देन तो है। ठीक है, अगर बड़ा है तो यहाँ पास क्या आ जाएगा,
यहाँ पास हमारा ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी तो ये अंदर आ जाएगा। अब ये क्या चेक करेगा, 30 इज ग्रेटर देन 10, ये हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी ये वाली, तो हमारा सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, ए इज द ग्रेटेस्ट नंबर। अब इसी में एक और सिनेरियो आएगा, सपोज यहाँ 10 नहीं है, ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ 25 है, ठीक है, 25 है। तो अब क्या होगा, पहली कंडीशन तो हमारी ट्रू हो जाएगी, क्यों, 30 इज ग्रेटर देन 20, ठीक है। अब यहाँ क्या आ गया, सॉरी यहाँ 35 है, ये हमारा 35 है, ठीक है, 25 नहीं 35 है। तो हमारी सेकंड कंडीशन क्या बन जाएगी, सेकंड कंडीशन हमारी क्या बन जाएगी, 30, एक मिनट, 30 इज ग्रेटर देन 35, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स बन जाएगी, मतलब हमारी एक इफ, मतलब इसका इफ का एक एल इफ या एल्स हो सकता है, ठीक है, एल्स हो सकता है, ऐसा भी अपने हो सकता है, अपने ऐसा सोच लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपन देखेंगे। अब ये कंडीशन जो हम अगली कंडीशन होंगी वो जो हमारी 35 मतलब बी और सी की होगी, तो वो कैसे अपन लिखेंगे, वो कैसे अपन अचीव करेंगे, इसको मैं हटाता हूँ, एल इफ, एल इफ, ठीक है, अगर ए छोटा है तो हो सकता है सी बड़ा हो बी से, सी इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो मैं क्या प्रिंट कर दूं, ये मैं एकदम बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है, एकदम बेसिक, मतलब अपन जिसको कुछ भी नहीं आता होगा, मतलब एकदम बिगनर लेवल होगा, तो वो कैसे सोचेगा, ठीक है, वो कैसे करेगा, तो वो अपन देख रहे हैं, ठीक है। अगर सी, अब यहाँ पर देखिए सी ए से तो बड़ा है, अपन यहाँ चेक कर लिए सी अगर बी से भी बड़ा है तो क्या होगा, बी इज ग्रेटर, बी सॉरी सी इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, सी इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। अब अगर अब अगर यहाँ पर देखा जाए, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, क्या ऐसा हो सकता है क्या ये कंडीशन यहाँ पास आके फॉल्स हो, नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो ए जो है बी से बड़ा है, ठीक है, तो ए अगर बी से बड़ा है तो वो अंदर आया, ठीक है। अब ऐसा मैं समझू, यहाँ ऐसा मैं लिखूं, ए बी से बड़ा है, मतलब अगर यहाँ अगर मैं 30 मानता हूँ, यहाँ 20 माना, मैंने यहाँ 35 माना, ठीक है, ए बी से बड़ा है, बड़ा है, ट्रू हो गई। अब ए सी से बड़ा है क्या, तो ए सी से बड़ा नहीं है, जब ए ही बड़ा नहीं है सी से, तो बी क्या बड़ा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो मतलब ये कोई सी कंडीशन ही नहीं बनेगी ऐसी, मतलब यहाँ पास कोई एक और एलिफ नहीं आएगा कि वो तो बी को हम चेक करें कि वो सी से बड़ा है या नहीं है, क्यों, क्योंकि बी कभी सी से बड़ा हो ही नहीं सकता, तो हम यहाँ पास जो हमारी एलिफ की कंडीशन है वो हम एल इफ न लिख के सीधा हम एल्स लिख सकते हैं, यहाँ पास एल्स क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जब ए बड़ा ही नहीं है सी से, तो वो जो मतलब ए जो छोटा है, ए है वो सी से छोटा है, जब ए सी से छोटा है तो बी भी सी से छोटा ही होगा, क्यों, क्योंकि वो पहले ही चेक हो चुका है ए, ठीक है। हम यहाँ सीधा सीधा कैसे लिख सकते हैं, हम यहाँ पास एलिफ न लिख के विदाउट चेकिंग कंडीशन हम यहाँ सीधा एल्स लिख सकते हैं, एल्स, ठीक है, ये हमारा सी बड़ा हो गया। अब हम सबसे अपने बाहर वाले में आ जाते हैं कि अगर अगर ए बी से बड़ा नहीं है, छोटा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ए मतलब छोटा मतलब बी बड़ा हुआ, अब बी बड़ा हुआ तो हम यहाँ चेक कर लेंगे एलिफ बी इज ग्रेटर देन सी, क्या बी सी से बड़ा है, अगर बड़ा है प्रिंट कर दो, क्या क्या बंद कर देंगे, बी इज ग्रेटर देन,
ग्रेटर नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब यहाँ अपन ने चेक किया कि ए इज ग्रेटर देन बी, नहीं, मतलब बी बड़ा है ए से, इसीलिए फॉल्स हो गया। अब बी ए से बड़ा है तो बी अगर सी से भी बड़ा है तो वो सबसे बड़ा हुआ। और अगर हम चेक कर लिए कि अगर बी बड़ा नहीं है सी से, तो ए जो है, हमने चेक किया ए बड़ा है क्या बी से। हमारी कंडीशन ये वाली क्या हुई? सबसे पहले देखो, ये एकदम बिगिनर लेवल बता रहा हूँ, कैसे सोचेगा एक बिगिनर लेवल में। ठीक है, हम ये देखेंगे ए बी से बड़ा है क्या? बी से बड़ा नहीं है ए भाई। अभी अपन तीन वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं सबसे पहले, तो अपन को और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, अब अपन क्या कर लेते हैं, सबसे बड़ा क्या कर लेते हैं, सी कर लेते हैं। 35 हो गया, यहाँ 10 हो गया, और ये हो गया 20। ठीक है, अब देखते हैं हमारी पहली कंडीशन क्या है। ए बड़ा है क्या? 10 बड़ा है क्या 20 से? 10 इज ग्रेटर देन 20? नहीं, ये कंडीशन गलत है। ठीक है, गलत है। अब गलत है तो सीधा ये यहाँ पास कहाँ आ जाएगा, ये इसमें आ जाएगा। अब ये चेक करेगा, क्या चेक करेगा? 20 बड़ा है क्या 35 से? अगर बड़ा होता तो सबसे बड़ा बी हो जाता, तब क्या बोलते, ये हो जाता बी इज द ग्रेटेस्ट। नहीं, ये बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब जब ये भी नहीं है, ए बड़ा नहीं है, बी बड़ा नहीं है, तो ओवरऑल क्या बड़ा हुआ हमारे पास? जो ओवरऑल हुआ हमारे पास सी बड़ा हुआ। तो हम यहाँ एल्स में क्या लिख सकते हैं? एल्स प्रिंट, क्या लिख सकते हैं हम? सी इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, हम यहाँ सीधा सीधा लिखते हैं सी इज द ग्रेटेस्ट नंबर। अब मैं एक बार इसको रन करके देखता हूँ। सपोज मैंने दिया 10, 20, 30, तो हमारा क्या आ जाएगा? सी इज द ग्रेटेस्ट नंबर, बिल्कुल। फिर मैंने एक बार और रन किया, अब मैंने दिया 10, 30, 20, तो बी इज द ग्रेटेस्ट नंबर, बिल्कुल। फिर से मैं रन किया, अब मैंने दिया 30, 10, 20, तो ए इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, सबसे बड़ा ए है। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन हो गई। तो हम ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं। सिमिलरली इसमें सॉल्यूशन में भी ऐसा ही है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो यहाँ एक और इफ चेक किया। ठीक है, यहाँ कैसे चेक किया? इफ ए इज ग्रेटर देन सी, तो ये ए हमारा क्या बोलते हैं, वो ट्रू हो जाएगा, ए इज ग्रेटर। एल्स में हमारा क्या लिख दिया? सी इज ग्रेटर। ठीक है, सिमिलरली ऐसा ही ये इसने एल्स पार्ट में अपन ने हमने यहाँ एक और इफ लगा दिया था, एलिफ लगा दिया था बेसिकली, और एल्स लगाया था। इसने एल्स के अंदर नेस्टेड कर दिए। ठीक है, सेम हम ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब अगला देखते हैं, ये बेसिकली आपका होमवर्क होगा। तो अगर आप चाहो तो इसको घर में कर सकना। ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम to accept an year from the user and check whether it is a leap year or not। ठीक है, तो मतलब एक प्रोग्राम लिखना है और ये चेक करके बताना है कि वो लीप ईयर है या नहीं है। ठीक है, तो मैं आप सबको एक हिंट दे देता हूँ लीप ईयर होता क्या है। तो एन लीप ईयर इज अ लीप ईयर इफ इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 एंड एट द सेम टाइम नॉट डिविजिबल बाय 100 और इट इज डिविजिबल बाय 400। मतलब सबको आपको पता ही होगा वैसे भी, बट ये एक हिंट है कि हम लीप ईयर कैसे निकालते हैं। तो लीप ईयर कैसे निकालेंगे? अगर वो एग्जैक्टली या तो डिविजिबल बाय 4 से होना चाहिए एंड एट द सेम टाइम नॉट डिविजिबल बाय 100 और इट इज डिविजिबल बाय 400। मतलब एक लीप ईयर अपन कैसे निकालते हैं? सपोज एक ईयर दिया है, जो भी ईयर दिया है वो अगर 4 से डिविजिबल है तो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, बट अगर वो 100 से डिविजिबल है तो वो तब तक लीप ईयर नहीं होगा जब तक वो 400 से भी डिविजिबल ना हो। मतलब सपोज मैं यहाँ एक एग्जांपल लूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज 2020 का। ठीक है, ठीक है, 2020 का मैं एग्जांपल लेता हूँ। ये क्या है? 4 से डिविजिबल बाय, अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो 4 5 जा 20 एंड 4 5 जा 20, तो ये 4 से डिविजिबल है, तो ये एक लीप ईयर है। बट
सेम मैं अगर एक और एग्जांपल लूं 19 का, 1900, तो अपन को देखना है ये लीप ईयर है या नहीं है। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ हो जाएगा ये 4 4 16, और कैरी आई कितनी, 3, हाँ 3 कैरी आई 30 हुआ, 7 4 से 28, 2 कैरी आई 4 5 से 20। ये 4 से डिविजिबल तो है, ये 4 से डिविजिबल तो है, बट जो 1900 है, जो 1900 है वो 100 से भी डिविजिबल है। अगर मैं यहाँ देखूं 100 से भी डिविजिबल है, तो अब इस 1900 को लीप ईयर हम नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि मतलब अभी हमारा लीप ईयर वो नहीं हुआ है, मतलब कि ये लीप ईयर है या नहीं है। 4 से डिविजिबल होना बस लीप ईयर नहीं कहलाता है। लीप ईयर मतलब ये होता है 4 से डिविजिबल होना चाहिए, एंड उसी के साथ अगर ये 100 से डिविजिबल है, 100 से डिविजिबल है, हाँ हाँ है, तो ये 400 से भी डिविजिबल होना चाहिए। मतलब 900 को, अब जो 1900 है उसको 400 से भी डिविजिबल होना चाहिए, जो कि ये नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो 1900 है वो क्या बोलते हैं, लीप ईयर नहीं कहलाता है। जहां मैं उसकी अगर बात करूं, किसकी, अगर मैं 2020 की बात करूं, ठीक है, इसकी बात करें, ये 4 से तो डिविजिबल है, जैसे मैं इसको करूं, इसका आंसर 55 आता है। बट अगर इसी को मैं सिमिलरली 2020 करूं, तो यहाँ 100 करूं, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा, आंसर हमारा आएगा 20.2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा क्योंकि यहाँ 10 है। ठीक है, तो ये डिविजिबल, फुली डिविजिबल बाय 100 नहीं है। जब ये डिविजिबल बाय 100 ही नहीं है, तो हम इसको 400 का, 400 को नहीं देखेंगे, मतलब 400 से डिवाइड करके नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये 100 से ही नॉट डिविजिबल बाय 100, 100 से ही डिविजिबल नहीं है। अगर 100 से डिविजिबल ये होता, सपोज 2020 अगर 100 से डिविजिबल होता, तब हम 400 से भी डिवाइड करके देखते, और उससे भी अगर डिवाइड होता तभी वो क्या बोलते हैं, लीप ईयर कहलाता। और अगर नहीं होता तो वो लीप ईयर नहीं कहलाता। ठीक है, तो ये एक हिंट था। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, आपके पास कुछ एग्जांपल है, तो फॉर एग्जांपल 2017 इज नॉट अ लीप ईयर, जैसे ये 2012 इज अ लीप ईयर, 1900 इज नॉट अ लीप ईयर, जैसे कि मैंने बताया क्यों नहीं है ये लीप ईयर, 2000 इज अ लीप ईयर। ठीक है, तो ये सारे लीप ईयर हैं, और कौन लीप ईयर नहीं होगा वो मैंने बता दिया है। तो अपन कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप करके लाना, ये अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं पाइथन में? तो मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैव अ टर्नरी ऑपरेटर विच डिनोट बाय क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और सेमी और कॉलन, सॉरी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क और कोलन से मतलब अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। इट अलाउज अस टू राइट इफ एल्स स्टेटमेंट इन वन लाइन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ टर्नरी ऑपरेटर। कैसे होता है सी लैंग्वेज में, हम यहाँ कोई भी कंडीशन लिखते हैं, ये हमारी कहाँ पास, ये हमारी कंडीशन होती है, ठीक है, और ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, टर्नरी ऑपरेटर, ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर हो गया। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाली एक्सप्रेशन चलता है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, ये कोलन के बाद वाली एक्सप्रेशन चलती है। ठीक है, ये ट्रू होने पे चलती है और ये फॉल्स होने पे चलती है। ये मैं सी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। अब हम देखेंगे पाइथन में कैसा होता है। बट इन पाइथन वी डोंट हैव अ टर्नरी ऑपरेटर ऑफिशियली, मतलब हमारे पास ऑफिशियली ऐसा कोई टर्नरी ऑपरेटर नहीं होता है। मतलब हमारे पास क्वेश्चन मार्क सेमी कोलन नहीं, सॉरी, क्वेश्चन मार्क कोलन नहीं होता है। हम कैसे यूज कर सकते हैं, हाउ एवर पाइथन प्रोवाइड्स यूज अ सिंगल लाइन इफ एल्स टू वर्क जस्ट लाइक टर्नरी ऑपरेटर। कैसे? हम एक सिंगल लाइन में इफ एल्स लिखते हैं, वो हमारा टर्नरी ऑपरेटर के जैसा वर्क करता है। जैसे इसका सिंटेक्स क्या होता है, हमारा सिंटेक्स क्या होता है, इसकी बात करूं, सबसे पहले एक्सप्रेशन होता है, कौन सा एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होना है, फिर ये हमारी कंडीशन होती है इफ, फिर उसके बाद कंडीशन एल्स, और फिर ऐसा एक्सप्रेशन। ये कैसे काम करेगा, सबसे पहले ये कंडीशन चलेगी, ठीक है, सबसे पहले ये कंडीशन चलेगी, हम इसको 1 दे देते हैं, सबसे पहले ये चलेगा, ठीक है, सबसे पहले क्या चलेगा, सबसे पहले ये हमारे पास ये वाली कंडीशन चलेगी, मैं इसको 1 दे देता हूँ, ठीक है, सबसे पहले ये चलेगी। अगर ये ट्रू होती है, इफ ट्रू, अगर ये ट्रू होती है तो सेकंड में ये तो ये एक्सप्रेशन चलेगा, ठीक है,
अगर ये ट्रू होती है, और अगर ये फॉल्स होती है तो हमारा क्या चलेगा, एल्स चलेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा फिर ये वाला एक्सप्रेशन चलेगा। ये कब चलेगा, ये जब भी चलेगा जब कंडीशन ट्रू होगी, और ये कब चलेगा जब कंडीशन फॉल्स होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इफ द फर्स्ट evaluates द कंडीशन, मतलब सबसे पहले कंडीशन इवेल्युएट होगी, मतलब कंडीशन चेक होगी। इफ इट टर्न्स इफ इट रिटर्न्स ट्रू, देन एक्सप्रेशन वन विल एवेल्युएट टू द गिवन रिजल्ट, अदरवाइज इट विल एवेल्युएट सेकंड, मतलब एक्सप्रेशन टू। मतलब वही जो हमने देखा था कि अगर मतलब ये ट्रू होगा तो हमारा एक्सप्रेशन वन चलेगा, और अगर क्या बोलते हैं ये फॉल्स होगा, मतलब कंडीशन जो फॉल्स होगी तो एल्स पार्ट चलेगा। ठीक है, का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये है एक एग्जांपल। ठीक है, यहाँ एज दिया गया है। जस्ट ऐसे कहीं आधा अधूरा क्यों आ रहा है, हाँ। तो इसका एग्जांपल है, जैसे एज एज में 12 लिखा है, मैसेज लिखना है किड। अगर क्या बोलते हैं एज क्या बोलते हैं लेस देन 13 हो, तो किड प्रिंट कर दो, एल्स टीनेजर प्रिंट कर दो। ठीक है, मैं इसको कोड में दिखाता हूँ कैसे करेंगे। कमेंट आउट करते हैं अपन। यहाँ अपन देखते हैं, सपोज एज ली, एज मैंने कर दी क्या, 12 कर दी। ठीक है, मैंने लिखा मैसेज, एस एम एस इज इक्वल में किड। हम किड का प्रिंट करवाना चाह रहे हैं जब इफ हमारी जो एज है वो लेस देन और इक्वल टू 13 हो। ठीक है, एल्स, एक मिनट, यहाँ किड नहीं लिखेगा, प्रिंट लिखेंगे ना। ठीक है, हम क्या प्रिंट कराना चाह रहे हैं, किड। एल्स हम यहाँ क्या प्रिंट करा देंगे, प्रिंट टीन। ठीक है, यहाँ हम यहाँ हम क्या कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं एमएसजी, सॉरी एमएसजी। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। जैसे मैं इसको रन करूंगा, यहाँ हमसे बोलेगा किड, एंड ये आ गया नन। नन क्यों आया, अच्छा ओके ओके ओके, यहाँ हमने प्रिंट ही करा लिया है इसीलिए ये प्रिंट रिटर्न किया नन, ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो मतलब ये हमारे मैसेज में क्या आ जाएगा, अगर ये वैल्यू ट्रू होती है तो हमारे मैसेज में क्या साइन हो जाएगा, किड। और ये अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारे मैसेज में क्या साइन हो जाएगा, टीन। ठीक है, जैसे मैंने ये रन किया, ये हमारा प्रिंट हो गया किड। जैसे ही मैं इसको करूंगा 14 और रन करूंगा, तो ये हमारा आ गया टीनेजर। ठीक है, तो ये ऐसे वर्क करेगा। आगे देखते हैं, ये सेकंड एग्जांपल है। जैसे ये एज 16 किया तो ये हमारा टीनेजर प्रिंट हो गया हमने भी देखा था। दिस कोर्स इंटरनली बिकम दिस, मतलब ये हमारा जो इंटरनली है वो ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, कि इफ दिस इज दिस एंड इंडेंटेशन के साथ। अब चेकिंग इवन ऑड यूजिंग सिंगल लाइन। ठीक है, मतलब हमको एक सिंगल लाइन में हम इवन ऑड कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो उसका वो देखते हैं प्रोग्राम। तो ये कैसे करेंगे, इसको अपन लिख ही लेते हैं। इसको क्या करते हैं अपन, कमेंट आउट करते हैं। मैं यहाँ एक यूजर से यूएसआर इनपुट, ठीक है, यूजर फंक्शन का अपन यूज कर लेते हैं। एंटर अ नंबर। ठीक है, यहाँ मैं आ जाऊंगा, हमारा जो मैसेज रहेगा। ठीक है, यहाँ क्या करूंगा, अगर ट्रू होता है, मतलब हमारी जो कंडीशन ट्रू होगी तो हम इवन इवन कर देंगे। तो मतलब अगर हमारा जो यूजर इनपुट है वो डिविजिबल बाय टू होगा, मतलब इसका मतलब क्या है, अगर जो हमारा इवन नंबर होगा डिविजिबल बाय टू होगा, तो वो हम क्या प्रिंट करा देंगे, इवन। एल्स हमारा ऑड नंबर। ठीक है, यहाँ हम प्रिंट लिख देते हैं नंबर इज
MSG। ठीक है, मैंने यहाँ नंबर इज MSG कर दिया और यहाँ जैसे ही मैं 1 मिनट स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको रन करूंगा ये मेरे को इंटर नंबर बोलेगा, मैंने डाला 16, TM को दे दिया नंबर इज इवन। ठीक है, सिमिलरली मैं एक और बार रन करूंगा, अब मैं डाल रहा हूँ 15, इंटर प्रेस करूंगा तो नंबर इज ऑड। ठीक है, बढ़िया, यहाँ तक समझ में आया। सिमिलरली ये प्रोग्राम भी ऐसे वर्क कर रहा है। वी कैन हैंडल मल्टीपल कंडीशन ऑल्सो यूजिंग सिंगल लाइन इफ एल्स, मतलब हम मल्टीपल कंडीशन भी वो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हमने हमारा पहला एक्सप्रेशन लिखेंगे। अब हम यहाँ हमने पहला एक्सप्रेशन लिखा जो हमारा इस इफ पे चलेगा, फिर उसके बाद दूसरा एक्सप्रेशन लिखेंगे जो एल्स है वो दूसरा एक्सप्रेशन होगा। अब ये काम कैसे करेगा ये देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये वाली कंडीशन चलेगी। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है, ये सबसे पहले चलेगी। अगर ये ट्रू होता है, ट्रू होता है तो सीधा सीधा, अगर ये क्या हो गया, ट्रू होगा तो सीधा सीधा ये हमारी चल जाएगी। ठीक है, सेकंड पे। और अगर ये फॉल्स होता है, ठीक है, अगर ये फॉल्स होता है तो क्या होगा, तो फिर ये सेकंड कंडीशन चलेगी। ये एक्सप्रेशन कॉल नहीं होगा, फिर ये सेकंड कंडीशन चलेगी। सेकंड कंडीशन चलेगी मतलब ये सेकंड हो गया ये। अब ये अगर ये इफ, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर ये इफ ट्रू होता है, अगर ये इफ ट्रू होता है, क्या होता है, ट्रू होता है, तब ये चलेगा। अगर ये फॉल्स होता है, अगर ये फॉल्स होता है तब हमारे पास ये वाली कंडीशन चलेगी। ठीक है, ये ऐसे चलेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक प्रकार का वो हो गया, नेस्टेड इफ हो गया। ठीक है, मल्टीपल हैंडलिंग हो गई। जैसे मैं इसको उसमें करके देखते हैं प्रोग्राम में, तो यहाँ हमारे पास जैसे देख लेते हैं, इफ फर्स्ट evaluates द कंडीशन, इफ इट इज रिटर्न ट्रू, जैसे कि हमने देखा अगर ये हमारा ट्रू रिटर्न करता है देन एक्सप्रेशन वन विल एग्जीक्यूट, मतलब पहला वाला एग्जीक्यूट होगा एक्सप्रेशन। अदरवाइज इट विल एवेल्युएट द कंडीशन सेकंड, मतलब सेकंड कंडीशन अब चलाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है एक सेकंड कंडीशन चलाएगा, और अगर ये ट्रू रिटर्न करता है तो एक्सप्रेशन टू होगा, और अगर ये फॉल्स रिटर्न करता है तो एक्सप्रेशन थ्री एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब इसमें जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। ये तो हमारा पुराना ही था, ये वाला। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल दे देते हैं, ये वाला मैं कोड में दिखाता हूँ। इसको कमेंट आउट करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, सिमिलरली ऐसा ही ले लेते हैं। ठीक है, इसको कमेंट करते हैं। अब अगर एज सपोज मेरी 13 या उससे बिलो है तो किड वो करते हैं। ठीक है, अगर एज क्या हो, एट 13 से बड़ी हो, मतलब 13 से बड़ी हो बट कहाँ तक हो, 40 तक हो, तो हम उसको प्रिंट कर देंगे एडल्ट, और नहीं तो ओल्ड प्रिंट कर देंगे। ठीक है, जैसा हमने पहले भी किया था। तो यहाँ पास हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ हम लिख लेते हैं एडल्ट, एडल्ट इफ एज इज लेस देन और इक्वल टू कितना, 18, सॉरी 18 40, 40 मान लेते हैं। ठीक है, एल्स, एल्स क्या प्रिंट करो, ओल्ड। ठीक है, यहाँ डाल देते हैं यू आर, यू आर डाल देते हैं यहाँ पास, ये प्रिंट करे, और यू आर किड, यू आर एडल्ट और यू आर ओल्ड। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। इसको एक मिनट, जैसे इसको मैं रन करूंगा तो इसने बोला यू आर एडल्ट। यू आर एडल्ट क्यों बोला, क्योंकि मैंने यहाँ एज 14 दी है। ठीक है, मैं यहाँ पास अगर मैं 13 कर दूं तो ये बोलेगा यू आर किड, और यहाँ सिमिलरली अगर मैं 41 कर देता हूँ, 41। ठीक है, जैसे मैं 41 किया तो यहाँ लिख के आएगा यू आर ओल्ड। ठीक है, ये ऐसे काम करेगा। ये हमने देख लिया क्या, नेस्टेड इफ इन सिंगल लाइन।
थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल बाइट बिल्डर फॉर मोर वीडियोस।